नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से, जिसमें हमने भक्ति काल, आदिकाल सबको पूरा पढ़ लिया था। रीति काल में भी हमने पिछली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण कुछ रीति ग्रंथकार कवियों को और उनकी रचनाओं को देखा, साथ साथ शुक्ल जी के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथनों को देखा। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के कुछ और रीति ग्रंथकार कवियों को देखेंगे, जो कि आपकी यूजीसी नेट के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी कवियों को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे और शुक्ल जी ने जो भी इन कवियों के बारे में महत्वपूर्ण कथन कहे हैं उन कथनों को देखेंगे। तो सभी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक और विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस आपको दे दी हैं, आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज हम बिना देर करते हुए बहुत सारे कवियों को आज हम पढ़ेंगे रीति ग्रंथकार कवियों के अंतर्गत, जिसमें पहला नाम आता है रसलीन का। तो इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। तो अगर पूछा जाए कि रसलीन का असली नाम क्या था, तो इनका नाम था सैयद गुलाम नबी। ये प्रसिद्ध विलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? हरदोई के, ठीक है, विलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे। बात की जाए इनकी पुस्तक की, तो आपने नाम सुना ही है, अंग दर्पण। अंग दर्पण रसलीन की रचना है और संवत 1794 की रचना है, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया। अंग दर्पण बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आप देख रहा ही होगा आपने कि बहुत बार पूछी भी गई है। तो रसलीन की रचना है 1794 ईस्वी संवत 1794 की। और इसमें अगर वर्ण विषय की बात की जाए तो अंग दर्पण में ऐसे ट्रिक करके याद रखिएगा, अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है। रसलीन के एक महत्वपूर्ण दोहे को साझा करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि पंक्तियां देखने में लगती है बिहारी की, जबकि ये बिहारी की नहीं है, किसकी है? रसलीन की है। और यहीं पे आप भी विद्यार्थी सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। तो पंक्ति है, अम्य हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। ये पंक्तियां, ये दोहा है रसलीन की। तो अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपक ग्रंथ का लिखा, दोहे में बनाया। इसमें 1155 दोहे हैं और रस, भाव, नायिका भेद, षड ऋतु, 12 मास आदि सभी का इसमें वर्णन किया गया। किसमें? रस प्रबोध में। तो दो रचनाएं हमने देखी रसलीन की, एक अंग दर्पण और एक रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों के बारे में और रस प्रबोध में रस के बारे में, ठीक है। और इसमें कुल 1155 दोहे हैं, किसमें? रस प्रबोध में। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलेंगे हम अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि हैं दूल्हा। कहते हैं कि ये उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। और इनका बनाया एक ही ग्रंथ मिलता है, जो कि नाम है इसका कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है, काफ़ी चर्चित है और अलंकार की का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कविकुल कंठाभरण। किसका? अलंकार का। और बात की जाए इनमें पद्यों की, तो इनके कविकुल कंठाभरण में केवल 85 पद्य है। अब सोचिए 85 पद्य ही है केवल, लेकिन इसके बावजूद भी अलंकार का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, दूल्हा का है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। हमारे अगले रीति ग्रंथकार कवि हैं महाराज राम सिंह। ये नवलगढ़ के राजा थे। कौन थे? महाराज राम सिंह नवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर 3 ग्रंथ लिखे हैं, अलंकार दर्पण, रस निवास और रस विनोद, ठीक है। तो इन 3 ग्रंथों को आप ध्यान रखिएगा। अलंकार दर्पण जो है ये इनका दोहों में लिखी गई रचना है, नायिका भेद भी इसमें अच्छा है। ये एक अच्छे प्रवीण कवि थे। कौन? महाराज राम सिंह। तो इनके 3 ग्रंथ हमें मिलते हैं राम सिंह के, अलंकार दर्पण, रस निवास और रस विनोद। विशेषकर अलंकार दर्पण कई बार परीक्षाओं में देखा गया है, राम सिंह जी का है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे हम अपने अगले कवि की ओर। अगले हमारे कवि हैं बेनी प्रवीण। ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान जो थे, राजा दया कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रय में रहते थे। तो बेनी प्रवीण कहाँ के थे? पहले तो लखनऊ के वाजपेयी थे और नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रय में ये रहते थे बेनी प्रवीण। बात की जाए रचनाओं की, तो कह सकते हैं, देखिए जिनकी आज्ञा से, किनकी आज्ञा से? नवल कृष्ण उर्फ ललन जी की आज्ञा से
संवत 1874 में इन्होंने नवरस तरंग नामक ग्रंथ बनाया। नवरस तरंग बहुत प्रसिद्ध रचना है बेणी प्रवीण की, ध्यान रखिएगा। नवरस तरंग जिसको नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रय में रहते हुए उन्हीं की आज्ञा से इन्होंने बनाया था। इसके पहले इन्होंने श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ बनाया था, मतलब पहले श्रृंगार भूषण बनाया, उसके बाद इन्होंने नवरस तरंग बनाया, ठीक है। और ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिठुर भी गए थे और उनके नाम पर इन्होंने नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ बनाया जो कि कवि प्रिया के ढंग पर लिखा था। तो नाना राव प्रकाश भी रचना जो है वो वेणी प्रवीण की है, जो कि नाना राव के, है ना, नाना राव के नाम पर इन्होंने लिखी थी। वही आगे हम देखेंगे कि कहते हैं कि बेणी बंदी जन, ठीक है, से इन्होंने एक बार क्या किया था, कुछ विवाद किया था। तो बेणी बंदी जन से इनसे एक बार कुछ वाद विवाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि प्रदान की थी। तो बेणी जो प्रवीण नाम है, प्रवीण की उपाधि बेणी बंदी जन से जब इन्होंने एक बार वाद विवाद किया था तो उसी से इन्हें ये उपाधि प्राप्त हुई थी। बाद में जाकर के देखिए इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ सिद्ध हुआ, जिसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद, भाव भेद, इन सभी का संक्षिप्त रूप में निरूपण किया गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नवरस तरंग बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अतिरिक्त आप श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, ये रचनाओं को भी आप देख सकते हैं। अगले चलेंगे अगले कवि की ओर। अगले हमारे कवि हैं पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट का नाम बहुत चर्चित है क्योंकि कहा जाता है कि बड़े प्रसिद्ध कवि रहे इस काल के। बिहारी के बाद यदि दूसरा कोई कवि प्रसिद्ध रहा तो शुक्ल जी लिखते हैं कि वो पद्माकर भट्ट थे। ऐसे सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर, है ना, बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण थी। अर्थात पद्माकर भट्ट की रचना में इतनी ज़्यादा रमणीयता थी जिसके कारण ये सर्वप्रिय बन गए। बात की जाए तो ये तेलंग ब्राह्मण थे। कौन? पद्माकर भट्ट। ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट थे, ठीक है। इनके पिता कौन थे? मोहनलाल भट्ट थे। और इन्हीं मोहनलाल भट्ट को कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर भी मिली हुई थी और उन्हीं के पुत्र हुए सुप्रसिद्ध पद्माकर जी, ठीक है। तो पद्माकर जी के पिता का नाम था मोहनलाल भट्ट और मोहनलाल भट्ट जी को कविराज शिरोमणि की पदवी मिली थी, अच्छी जागीर भी मिली थी। इन्हीं के पुत्र थे पद्माकर भट्ट। जन्म की बात करें तो इनका जन्म संवत 1810 में बांदे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदे में पद्माकर भट्ट का जन्म हुआ था। और इन्होंने 80 वर्ष की आयु को भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ दिया। कहाँ पर? कानपुर गंगा तट पर। बात की जाए आगे सुगरा के नोने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया था। संवत 1849 में गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए थे। कौन गए थे? पद्माकर भट्ट गए थे। गोसाई अनूप गिरी, जिनका उपनाम क्या था? हिम्मत बहादुर। उनके यहाँ ये गए थे, जो कि बहुत बड़े और अच्छे योद्धा थे और पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे, ठीक है। कौन? हिम्मत बहादुर। फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी ये हो गए थे। इन्हीं के नाम पर, ठीक है, पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम का एक वीर रस का बहुत सुंदर काव्य लिखा, बहुत वीर रस की सुंदर रचना लिखी, बहुत ही फड़कती हुई रचना लिखी, ऐसा शुक्ल जी ने लिखा है। तो हिम्मत बहादुर वीरदावली किसके नाम पर लिखी गई है? हिम्मत बहादुर के नाम पर लिखी गई है और ये वीर रस की रचना है, तो ये ध्यान रखिएगा, वीर रस की पुस्तक है। बात की इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। कहाँ पर? जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक रहे थे जयपुर में और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। किनके नाम पर? महाराज जगत सिंह के नाम पर जगत विनोद बनाया। जगत विनोद जो इनकी रचना है पद्माकर जी की, ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। जयपुर में ही इन्होंने, माना जाता है कि अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण भी बनाया, जो कि दोहे में है, ठीक है। तो कई इनके ग्रंथ मिलते हैं, हिम्मत बहादुर वीरदावली, जगत विनोद, जो कि जगत सिंह के समय में इन्होंने बनाया था, और पद्माभरण जो कि अलंकार का ग्रंथ है। साथ साथ लिखते हैं शुक्ल जी की गणगौर के मेले का वर्णन भी पद्माकर भट्ट ने बड़ा सुंदर किया था। वहीं सिंधिया के दरबार में भी पद्माकर भट्ट जी का बड़ा मान था। कहते हैं कि वहाँ सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद भी किया था। वहीं ग्वालियर से ये बूंदी गए
और वहाँ से फिर अपने घर बांदे आ गए। कौन? पद्माकर भट्ट वापस से कहाँ आ गए? अपने घर बांदे आ गए और वहीं पर आकर रहने लगे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे और उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। तो एक महत्वपूर्ण रचना है प्रबोध पचासा जो कि पद्माकर भट्ट जी की है, जो कि विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ है। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। कहाँ पे? कानपुर के गंगा तट पर। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी भी इन्होंने इसी समय के बीच में बनाई थी। कानपुर के गंगा तट पर ही गंगा लहरी की रचना हुई थी, जो कि पद्माकर भट्ट की रचना है। तो इस प्रकार हम पद्माकर भट्ट की कई रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि हिम्मत बहादुर विरदावली है ना, जगत विनोद, वहीं पद्माभरण, फिर प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में। आगे देखेंगे, राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित काव्य भी इनका दोहे चौपाई में है। तो एक और रचना मिलती है राम रसायन, जो कि वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर इन्होंने लिखी थी, लेकिन इस ग्रंथ में इनको विशेष सफलता नहीं मिली। मतीराम जी के रस राज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। कौन? जगत विनोद। ठीक है, तो जगत विनोद क्या है? श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा माना जाता है और बहुत काव्य रसिकों और अभ्यासियों के बीच में प्रसिद्ध रचना है जगत विनोद पद्माकर भट्ट जी की। अब हम चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि हैं ग्वाल कवि। ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के, और बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे ग्वाल। ये ब्रज भाषा के बड़े अच्छे कवि हुए। कौन? ग्वाल कवि। ठीक है, ब्रज भाषा के बड़े अच्छे कवि थे और कविता काल इनका रहा संवत 1879 से संवत 1918 तक। अपना ग्रंथ यमुना लहरी, बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ है यमुना लहरी, जो कि ग्वाल कवि की रचना है। और यमुना लहरी इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावन संवत 1919 में बनाया। तो इनका अंतिम ग्रंथ कौन सा था ऐसा पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? भक्त भावन ग्वाल कवि की रचना है, ठीक है, जो कि अंतिम इनका ग्रंथ माना जाता है। वहीं रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं। तो इसके अतिरिक्त देखिए यमुना लहरी और भक्त भावन के अतिरिक्त 4 रीति ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की थी। कौन कौन से? तो रीति ग्रंथ भी इन्होंने 4 कौन कौन से लिखे? रसिकानंद, जो कि अलंकार संबंधी है, रस रंग, कृष्णजू नक्सिक और दूषण दर्पण। तो इस प्रकार ये 4 जो रचनाएं हैं वो रीति ग्रंथ की रचनाएं। इसके अतिरिक्त 2 और ग्रंथ भी इनके मिले हैं, हमीरहट और गोपी पच्चीसी। ठीक है, तो इस प्रकार इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। ग्वाल कवि के बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी थी रीति काल में। और भी देखिए 2 ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं, जो कि राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। ठीक है, कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह मानी जाती है। तो केवल 2 ही ग्रंथ नहीं, इसके साथ साथ एक और रचना मिलती है जो कि है कवि हृदय विनोद, और ये जो है इनकी कविताओं का संग्रह। इसके अतिरिक्त राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, ठीक है, ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? ग्वाल कवि की हैं। चलेंगे हम अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि है प्रताप शाही। ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। तो प्रताप शाही कौन थे? रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे प्रताप शाही। और बात करें कहाँ रहते थे, तो ये चरखारी, जो कि बुंदेलखंड में है। चरखारी के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। प्रताप शाही विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। ऐसे ट्रिक करके भी आप याद रखिएगा। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी, तो 1882 की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, और बहुत बार पूछी गई है परीक्षा में। प्रताप शाही जी की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। और संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास 2 महत्वपूर्ण रचनाएं प्रताप शाही जी के मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी ग्रंथों की रचना प्रताप शाही ने की है, जिनमें है जयसी प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रत्न चंद्रिका, जुगल नक्शिक और बलभद्र नक्शिक की टीका। तो इस प्रकार कुछ और रचनाएं भी मिलती हैं जो कि प्रताप शाही की है, लेकिन विशेषकर व्यंग्यार्थ कौमुदी ये महत्वपूर्ण रचना है, और काव्य विलास भी। आगे देखेंगे कि लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही
व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रच दी गई। ठीक है, किसकी? लक्षणा व्यंजना के उदाहरण की ही एक अलग से पुस्तक व्यंग्यार्थ कौमुदी किसने रची? प्रताप शाही में। तो किसने इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ये रचना है कि पूरी की पूरी रचना ही रच दी गई थी लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों से। इसमें कवित्त, दोहे, सवैये मिलाकर कुल 130 पद्य है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 130, जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण ही है। सब के सब क्या है? व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण है व्यंग्यार्थ कौमुदी में। तो इस प्रकार प्रताप शाही की महत्वपूर्ण रचना आपने देखी। आगे चलेंगे अपने अगले कवि की ओर, और आज के हमारे अंतिम कवि है रसिक गोविंद। तो रसिक गोविंद जो है ये निम्बार्क संप्रदाय में थे, एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे, वृंदावन में रहते थे। गद्दी के शिष्य अर्थात हरिव्यास की शिष्य परंपरा में ये आते थे। वैसे ये शिष्य थे सर्वेश्वर शरण देव जी के। ठीक है, सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए थे। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। तो इस प्रकार ये हरिव्यास की शिष्य परंपरा में आते थे रसिक गोविंद जी। ये जयपुर राजपुताना के रहने वाले थे और नटाणी जाति के थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के। राजपुताना जयपुर के रहने वाले थे रसिक गोविंद। इनके पिता का नाम था शालिग्राम और माता का नाम गुमाना था। ठीक है, बात की जाए इनके ग्रंथों की तो कुल 9 ग्रंथों का इनका पता चलता है। ठीक है, और इन 9 ग्रंथों में है रामायण सूचनिका। तो रामायण सूचनिका जो है वो है 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कह दी गई है। इसमें किसमें? रामायण सूचनिका में कितने हैं? 33 दोहे, जो कि अक्षर क्रम के आधार पर है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ये रचना है, अक्षर क्रम के आधार पर है। रामायण की कथा को संक्षेप में कह दिया गया है 33 दोहे में। दूसरी रचना है रसिक गोविंदानंद घन। यह 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है। तो क्या है ये 7-8 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है। रसिक गोविंदानंद घन किसकी रचना है? रसिक गोविंद की, जिसमें रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि सभी का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। किसे? रसिक गोविंदानंद घन को रसिक गोविंद जी का प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। और इसका निर्माण काल वसंत पंचमी संवत 1858 में हुआ था। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। तो रसिक गोविंदानंद कितने प्रबंधों में विभक्त है? 4 प्रबंधों में। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण जो है इसमें गद्य में लिखे गए हैं और रस, अलंकार आदि के स्वरूप पद्य में। ठीक है, समझाने का प्रयास किया गया है इसमें। तो लक्षण के लिए गद्य का प्रयोग और अलंकार, रस आदि के लिए पद्य का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार रसिक गोविंदानंद महत्वपूर्ण रचना है। किसकी है? रसिक गोविंद जी की। तीसरी जो इनकी रचना है लक्ष्मण चंद्रिका। रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों का जो संक्षिप्त संग्रह है, जो कि संवत 1886 में लक्ष्मण कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था। तो लक्ष्मण कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने क्या किया था? रसिक गोविंदानंद घन में आए जितने भी लक्षण थे उसका संक्षिप्त संग्रह कर दिया था लक्ष्मण चंद्रिका में। वही अष्टदेश भाषा, ये अष्टदेश भाषा कई बार परीक्षा में देखी गई कि क्या है ये। तो इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में, कितनी बोलियों में? 8 बोलियों में। वैसे भी अष्ट देश भाषा है तो अष्ट से 8, पता ही है अष्ट का अर्थ 8। तो 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का वर्णन किया गया। ठीक है, तो श्रृंगार लीला कही गई है 8 बोलियों में। किसकी? राधा कृष्ण की। तो वही है अष्ट देश भाषा। अगली रचनाएं है पिंगल, समय प्रबंध, कलियुग रासो, रसिक गोविंद और युगल रस माधुरी। इस प्रकार 9 रचनाएं जो है वो है रसिक गोविंद जी के। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण रीति ग्रंथकार कवियों को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में हम रीति ग्रंथ में आने वाले, रीतिकाल में आने वाले कुछ अन्य कवियों को रखेंगे जिसको मुख्य धारा के अंतर्गत शुक्ल जी ने नहीं रखा है। उनको एक अलग से खाका बना करके उनको रखा है अन्य कवियों के अंतर्गत, रीति ग्रंथ के अन्य कवि। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम रीति ग्रंथ के, क्योंकि वो कवि भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनसे संदर्भित जो विषय वस्तु शुक्ल जी ने बताई है और रचनाएं जो उनकी हैं वो सभी पूछी जाती हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण कवियों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियोस में अपलोड करूं तो आपको मिलती रहे और आप पढ़ाई अपनी करते रहें सभी। चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी वीडियोज़ को आपको पढ़ते रहना है, देखते रहना है, कहीं कुछ आपसे छूटने ना पाए जो महत्वपूर्ण विषय वस्तुएँ हैं। तो ज़रूर से आप चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए अब मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।